इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। मैं कल अपनी नानी के घर जाने वाली हूं। मेरे नाना नानी अकेले रहते हैं। मेरी मम्मी उनकी इकलौती औलाद है, या ये कहूं कि इकलौती औलाद बची है। मेरी मम्मी से पहले और बाद में उनके भाई भी थे, लेकिन परिवार के कुछ पुराने कर्मों की वजह से उन सब की एक एक करके मौत हो गई। अक्सर मेरी मम्मी बताती हैं कि उनके भाइयों की मौत बहुत ही दर्दनाक थी। वो आज भी सब याद करके बहुत दुखी हो जाते हैं। दरअसल ये बात तब की है जब मेरी नानी की 2 औलादें थीं, एक तो मेरी मम्मी और एक उनसे बड़ा भाई। तब मेरी मम्मी करीब 10 साल की थीं और उनका भाई 13 साल का था। उस समय मम्मी के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे, एक तो वो पति पत्नी और एक उनकी बेटी सोना। एक दिन अचानक ही गांव वालों को पता चला कि सोना मां बनने वाली है, पर गांव के लिए शर्म की बात यह थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से गांव के लोग इस बात को अपना ना सके और उसके विरुद्ध चले गए। उसके परिवार को भी अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा था। उस लड़की को भी इस बारे में पता नहीं चला कि वो उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। जिस दिन गांव वालों को यह पता चला था, गांव वाले उसी दिन सोना और उसके परिवार को गांव से निकाल देना चाहते थे। तब मेरे नाना नानी गांव में नहीं थे। नाना नानी दरअसल मेरी मम्मी के मामा के घर, यानी मेरी नानी के भाई के घर गए हुए थे। नाना नानी के साथ मम्मी और उनका बड़ा भाई भी वहीं गया हुआ था। रात 9 बजे के करीब नाना नानी वापस गांव आ रहे थे कि तभी गांव के बाहर वाले सबसे बड़े पेड़ पर उनको एक अजीब सी चीज लटकी हुई दिखी। अंधेरे की वजह से नाना जी उस समय कुछ ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आगे गए, उनको दिखा कि सोना उस पेड़ पर लटकी हुई है। वो देखते ही नानी ने डरते हुए दोनों बच्चों की आंखें बंद कर दी और उनको लेकर साइड चली गई। नाना जी वहीं खड़े वो देख रहे थे। उसके पैरों से खून टपकते हुए जमीन पर गिर रहा था। उसके पेट से भी खून निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी सांस ले रही थी। उसने आंखों से ही नाना जी को बचाने का इशारा किया और उसने नाना जी को ये भी इशारों में बताया कि उसके पेट में बच्चा है। लेकिन नाना जी उसकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांव वालों को पता चला कि इसको नाना जी ने बचाया है तो वो उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए नाना जी ने ये जानने के बाद कि वो गर्भवती है, उसकी मदद नहीं की और आगे चले गए। आगे जाते वक्त जब नाना जी उसको देख रहे थे तो वो बहुत गुस्से में उनको देख रही थीं, जैसे कहना चाहती हो कि उसकी मौत के जिम्मेदार सबसे ज्यादा नाना जी ही है। नाना जी और नानी वहां से घर तो आ गए, लेकिन नाना जी का ध्यान पूरे समय उस लड़की पर ही था। हर समय उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अभी भी जिंदा हो तो मैं उसे बचा लूं, लेकिन अपने परिवार के डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो आते ही सोने के लिए चले गए। नानी तो बच्चों के साथ अंदर कमरे में सो गईं, लेकिन नाना जी को कुछ बेचैनी हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाहर खुले में सोने का सोचा और वो अपनी चारपाई लगाकर बाहर ही लेट गए। कुछ देर तक तो उनको नींद ही नहीं आई। बाहर की आवाज और हवा उनके कानों पर पड़ रही थी, जिस वजह से उनको डर लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें लगीं तो उनको ऐसा लगा कि वही लड़की उनके सामने लटकी हुई है और वो गुस्से में इशारे करके नाना जी से बोली, उसकी मौत के जिम्मेदार नाना जी भी हैं और वो इस घर से भी औलादें छीन लेगी, जैसे उसकी औलाद लोगों ने छीन ली है। ये देखते ही नाना जी उठ गए। उन्होंने खुद की हालत देखी। वो बहुत घबराए हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। नाना जी उठ के अंदर चले गए। अगले दिन सुबह होते ही गांव के लोग नाना जी के घर के बाहर आ गए। उन्होंने नाना जी को अपने साथ चलने के लिए बोला। उस भीड़ में उस लड़की के पिता भी थे। जब नाना जी उनके साथ गए
तो वो लोग उनको लेकर वहीं उस लड़की की लाश के पास गए। दूर से ही उस लड़की की लाश साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी लाश पेड़ से लटक कर हिल रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। आंखों से आंसू अभी भी टपक रहे थे। गांव वालों ने उसकी लाश नीचे उतारी और गांव के बाहर जंगल में दफना दी। किसी ने भी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे नाना नानी का जीवन उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं रहा। मम्मी का बड़ा भाई भी उस घटना के बाद से अचानक ही काफी चुपचाप रहने लगा था। उनके भाई को हर रात बेचैनी होती थी। कभी कभी वो सोते वक्त अचानक चीख पड़ता था। नाना नानी को कई बार एक साया उनके बेटे के ऊपर ही नजर आता था, जैसे मानो सोना की आत्मा हर वक्त उसके चारों तरफ मंडरा रही हो। एक शाम मम्मी और उनका बड़ा भाई घर के आंगन में खेल रहे थे कि कुछ देर बाद उनका भाई आंगन के कोने में खड़ा कुछ बड़बड़ाने लगा था। जब मम्मी ने वहां जाके देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। मम्मी ने नाना नानी को बाहर बुलाया। नानी और नाना जब आंगन में पहुंचे तो वो अभी भी वहीं खड़े थे। नाना जी ने जब देखा तो वो बार बार कुछ बड़बड़ा रहे थे। नाना जी ने जल्दी से उन्हें पकड़कर हिलाया और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नानी और मम्मी ने उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद उनको होश आ गया, पर उनकी हालत बहुत ही खराब थी। नानी को तब तक कुछ पता नहीं था, पर नाना जी इन सब से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने सोना वाली बात अभी तक नानी को भी नहीं बताई थी। रात के समय नाना जी ने अचानक महसूस किया कि कोई उनके कमरे में आकर खड़ा है। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो एक साया उनके बेटे के पास खड़ा था, जिसकी बस आंख आग की तरह चमक रही थी। नाना जी डर से वहां गए। वहां जाके जो उन्होंने देखा वो देख वो फूट फूट के रोने लगे। उनके बेटे की आंखें पूरी पीली हो चुकी थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, मुंह खुला हुआ था और गले में काले उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। नाना जी इतनी तेज रो रहे थे कि उनकी आवाज से नानी और मम्मी भी उठ गए थे। नानी को भी इस बात से बहुत सदमा लगा था। कुछ महीनों तक तो वो अपने पूरे होश में भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे नानी ठीक होने लगी थी। इस हादसे के 3 साल बाद मम्मी का एक छोटा भाई हुआ था। नानी उसके होने से बहुत खुश थी। अब वो पहले की तरह ठीक होने लगी थी, पर नाना जी ने सोना वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। शायद ये ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बच्चा होने के कुछ दिन बाद ही उसकी हालत जल्दी ही खराब होने लगी थी। जब वो बस 2 हफ्तों का था तो एक दिन उसके पैरों से भी खून टपकने लगा। वो देखते ही नानी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने जल्दी से नाना जी को बुलाया, लेकिन उसका खून टपकना बंद नहीं हुआ। नाना जी ने सब जगह देखा, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं लगी थी। उसकी हंसी एक शैतानी बच्चों की हंसी में बदलने लगी थी। वो आम बच्चों की तरह रोता भी नहीं था। एक दिन जब नानी उसको गोद में खिला रही थी तो अचानक ही वो अजीब सी आवाजें निकालने लगा था, और उसी समय उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थीं। नाना जी ने उसको कहीं सारे डॉक्टर पर भी दिखाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कई बार तो पूजा भी कराई थी, लेकिन कुछ चीज भी असर नहीं की। नाना जी ने अब सारी बातें नानी को भी बता दी थीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नानी को अचानक ही एक और झटका लगे। और जल्दी ही वो हुआ जो नाना नानी कभी नहीं चाहते थे। इन सब बातों को अब 60 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं और मम्मी हर साल वहां जाते हैं, लेकिन आज भी नाना नानी मुझे वहां 1-2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देते। उनको हमेशा ये डर रहता है कि मेरे साथ भी कुछ ना हो जाए। वो हमेशा कहते हैं कि उनके घर को श्राप लगा है। कल मैं वहां अपनी मम्मी के साथ जा रही हूं। अब तो हमको भी हर पल एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं अगली बार हम नाना नानी से मिल भी पाए कि नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें